नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, उस सीरीज में अगर हम देखें तो 93 कार्यक्रम अभी तक बन चुके हैं और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है, ये 94 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम इस सीरीज में टोटल देखते हैं तो आज तक 582 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 583वें नंबर यानी कि 583rd नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाए या इस सीरीज में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम एक्सक्लूसिव ऑन यूट्यूब है, ये सिर्फ यूट्यूब पर चलता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स को दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर अगर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं तो वो सशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए होता है। हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये रानी की आईडी से राहुल राठौर जी की है। तो राहुल जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। राहुल जी ने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया हुआ है 26 अप्रैल 2001। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है ये सुबह के 5:15 है। जन्म स्थान है बीड, महाराष्ट्र। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख रहे हैं उनसे कहूंगा मैं कि इस जन्म कुंडली को प्रिपेयर करें जो डिटेल्स मैंने बताई हैं। राहुल जी की जन्म कुंडली मीन लग्न की है, राशि आपके वृषभ बनती है, लग्नपति बनते हैं गुरु, जाकर के पराक्रम भाव में पराक्रमपति बनते हैं शुक्र, जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन जातक के जीवन काल में संघर्ष को प्रदर्शित करता है, परंतु यहाँ पॉजिटिविटी ये आती है कि व्यक्ति अगर किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता है, एफर्ट्स करता है, तो वो चीज़ें उसको आसानी से प्राप्त होती हैं। आसानी से तो नहीं प्राप्त होती हैं क्योंकि संघर्ष होता है, तो संघर्ष के बाद जो चीज़ प्राप्त होगी उसको आसानी से प्राप्त होना तो नहीं कहेंगे। लेकिन मुद्दा ये रखता है, अगर कोई व्यक्ति विलंब से संघर्ष के साथ भी सफल हो रहा है तो उसको सफल ही माना जाएगा, तो ये सफलता की गारंटी तो दे देता है, परंतु लग्नेश और पराक्रमेश का जो परिवर्तन होता है ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीज में संघर्ष को उत्पन्न कर देता है। और पराक्रमपति लग्न में जाकर के बैठे तो हर एक चीज जो भी प्राप्त होती है वो पराक्रम से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। इन्होंने लिखा है, निःशुल्क कुंडली विश्लेषण में बताइएगा कि मुझे किस क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलेगी, हर काम में दिक्कत आती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अष्टमपति शुक्र है, जाकर के लग्न में बैठे हैं। अष्टमेश का जाकर के लग्न में होना यह आजीवन संघर्ष को प्रदर्शित करता है। और राहु की महादशा का आपको चलना, जो कि चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली के बैठे हुए हैं। अब मीन लग्न की जन्म कुंडली में कोई राहु है वो कारक प्लैनेट नहीं बनते। जन्म आपका 2001 का है, फलतः आपकी जो उम्र है वो अभी 22 साल की है। तो कहीं ना कहीं आप बाल्यकाल या शिक्षा के काल में थे, तो शिक्षा के काल में आपको परेशानियां आना ये स्वतः से दिखाई पड़ता है, जिसका सीधा सा कारण था राहु की महादशा का होना। अब किस तरह के काम आपके बिगड़ जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अष्टमेश लग्न में है तो ये स्थिति तो आजीवन आपके साथ बनी रहेगी। पराक्रमपति लग्न में है, आपको प्रत्येक छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जीवन काल में पराक्रम तो करना ही होगा, वो आपकी जन्म कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। फिर भी इस कुंडली में अगर देखते हैं तो गुरु और चंद्रमा की युति है, जो कि गजकेसरी योग के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ शनि और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं। तो शनि और चंद्रमा का साथ में होना ये किस बात को शो करता है? ये इस चीज को शो करता है कि आपका जो मन है वो बेहद आजीवन अशांत रहने वाला है। ऊपर से लग्नगत शुक्र है जो कि अष्टमेश होकर के लग्न में है, तो योग तो उन्होंने बना लिया मालव योग, लेकिन संघर्ष आपको आजीवन कराएंगे। तो संघर्ष की स्थिति तो बनी ही रहेगी और बने बनाए काम जो बिगड़ जाते हैं वो राहु की महादशा होने के चलते आपके साथ हो रहा है। एक लाजवर्त बनवाइए, लाजवर्त बनवा करके लगभग मुझे लगता है कि आपको 9.25 रत्ती का लाजवर्त, 7.25 या 9.25 रत्ती का लाजवर्त आप बनवाएं और चांदी की अंगूठी में उसको शनिवार के दिन, अगर कोई अंगूठी नहीं पहनी है तो राइट हैंड के मिडिल फिंगर में, और अगर कोई अंगूठी पहनी है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में उसको धारण करिए, पहली चीज। दूसरा, गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः स्वयं से नित्य 3 माला जाप करिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए।
इससे राहुजन्य जो पीड़ाएं हैं उसमें कमी आएगी। फिर आगे देखते हैं आप किस क्षेत्र में हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, तो उसको और आगे हम विचार कर सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो जन्म कुंडली है ये एक आईडी से है, हिंदुस्तानी रोस्टर आईडी है, अथर्व शुक्ला की जन्म कुंडली है। तो अथर्व शुक्ला जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 11 अक्टूबर 2006। जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 8:05 और जन्म स्थान है दिल्ली। तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है अथर्व जी। आपकी राशि आपकी वृषभ है, तो फलतः आप पूरी तरह से शुक्र से प्रभावित हुए। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए नीच राशि में। अब लग्नेश का जाकर के नीच राशि में बैठना जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष को प्रदर्शित करता है। रही बात आपकी कुंडली के शुक्र जो 12वें भाव में बैठे हैं वो नीच राशि में तो है, लेकिन जो उनको भाव मिला हुआ है वहां पर वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। नवमांश में वो शुक्र बुध के घर में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन बुध वहां पर नीच राशि में बैठे हैं। और भाग्यपति बनते हुए बुध जाकर के लग्न में बैठे हैं आपकी कुंडली में। D1 चार्ट में नवमांश में नीच के, साथ ही साथ षष्ठपति गुरु जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। और किसी पापग्रह की दृष्टि से दृष्टि तो नहीं है वो, लेकिन लग्नस्थ हैं, तो गुरु को लग्न में दिग्बल की प्राप्ति होती है तो वो दिग्बली माने जाएंगे। खुद के नक्षत्र में है ये भी प्लस पॉइंट है, लेकिन षष्ठपति होकर के लग्न में है ये भी जीवन काल में संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। और रही बात आपकी कुंडली में रोगेश होकर के लग्न में बैठे हैं और लग्नेश नीच राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, ये रोग की सूचना को प्रदर्शित करते हैं कि किसी न किसी तरह का रोग जो है वो आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रहा है। आपकी भी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु षष्ठ भाव में बैठे हैं। वैसे इस लग्न कुंडली में राहु कारक होते हैं, वृषभ राशि में भी राहु कारक माने जाते हैं, तो वो उस हिसाब से तो ठीक है। राहु छठे घर में भी बैठे हैं तो संघर्ष उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी राहु की महादशा और 2006 का आपका जन्म है, भ्रम इल्यूजन्स को क्रिएट करेगी आपके दिमाग में, ये परेशानी का कारण बनेगी। राहु की महादशा आपको भी परेशानी का कारण तो बनने ही वाली है। अच्छा, इन्होंने प्रश्न दिया है मैं ज्योतिषी बनना चाहता हूं, क्या मुझे गुरु को बल देना चाहिए और क्या उपाय करूं अपनी कुंडली को मजबूत बनाने के लिए। आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप खुद स्वयं से चाहते हैं या आपको किसी ने बोला है या आप किसी को देख करके इंस्पायर हुए हैं। देखिए शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, नीच राशि में है, लेकिन शुक्र 12वें भाव में जाकर के लग्नेश है, पूरी तरह से आप शुक्र से प्रभावित है। शुक्र 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो फलतः आपको ज्योतिष से संबंधित जो बातें हैं वो बड़ी आसानी से और लोगों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाती होंगी। गुरु भी आपकी कुंडली में जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में आपकी शुक्र और चंद्रमा की युति। तो ज्योतिषी अगर मैं ज्योतिष को सीख, देखिए अलग अलग बातें होती हैं। ज्योतिषी बनना, अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लगा लेना, ज्योतिषी बनना और ज्योतिष को पढ़ना, दोनों में बहुत भेद है, दोनों में बहुत भेद है। राहु की महादशा आपको चल रही सबसे पहली चीज तो सूर्य जाकर के आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट। अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, ज्योतिष को करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और शुक्र 12वें भाव में जाकर के शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। गुरु के लग्न में होने से वो चीजें आएंगी, लेकिन उसके बाद भी जो पक्ष आपकी कुंडली में एक ज्योतिषी बनने के लिए होने चाहिए वो मुझे कुछ हद तक कमजोर ही दिखाई पड़ते हैं। ज्योतिष को सीखना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप, राहु की महादशा है और लग्नपति नीच राशि में 12वें भाव में सूर्य पर शनि राहु की दृष्टि का पढ़ना, कि आप इस चीज में जाएं। मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम्स लाती हैं। अभी आप अपनी सामान्य शिक्षा को हासिल करें, 2006 का आपका जन्म है, राहु की महादशा है, तो संभव है कि ये भ्रम हो कि आप इसमें जाना चाहते हैं। प्रश्न आपने किया है कि आपको गुरु को बलि करना चाहिए, तो सामान्य उपाय करके अपने गुरु को बलि करिए, क्योंकि लग्न में गुरु दिग्बली होते हैं, ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, तो वो तो आपको भी चाहिए, भले ही आप तुला लग्न के क्यों ना हो, आकारक हो, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए। तो आप पुखराज नहीं पहन सकते, लेकिन आप मंदिर में जाइए, दर्शन करने को जाइए, मेरी हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई में अपना सहयोग दीजिए। जब आपकी कमाई होने लगे तो मंदिर में कुछ धनराशि को दान करिए, उससे आपके गुरु ठीक हो जाएंगे। बड़ों का सम्मान करिए, बुजुर्गों के पैरों को छूइए, तो उससे आपके गुरु ठीक हो जाएंगे। तो वो आप करिए, तो जो दुष्प्रभाव भी मैंने शुरू में गिनवाए थे वो कम होंगे। बाकी राहु की महादशा में शनि का अंतर है, मुझे लगता है कि अभी भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उम्र आपकी बहुत कम है। 2006 का जन्म है, अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 साल की उम्र है। और 16 साल की उम्र में अभी
कन्फ्यूजन्स है, मुझे लगता है कि आपको अपना सामान्य ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे रुचि इस कुंडली में है। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहें तो ज्योतिष आप सीख सकते हैं। ज्योतिष सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आपको ज्योतिष समझ में आएगा, बहुत आसानी से आपको ज्योतिष सीखने में आएगा। लेकिन जब आप अपनी इस विद्या को सीख करके लोगों को बेचेंगे तो उसकी एक प्रोसीजर पूरी अलग है। मैंने कई बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में बताया हुआ है, तो वो बता करके यहाँ समय व्यर्थ नहीं करूँगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी रही बात आपकी कुंडली में, तो अभी राहु की महादशा और जो ग्रह योग मुझे दिख रहे हैं सूर्य इत्यादि की स्थिति को, उसको देख करके मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप अपनी सामान्य पढ़ाई करें, एकाएक ज्योतिष के क्षेत्र में अभी ना आए। क्योंकि देखिए ज्योतिषी साधना है, सबसे बड़ी चीज़ ज्योतिषी साधना है, इसमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष में, ज्योतिष का जो क्षेत्र है पूरा मेंटल है, इसमें फिजिकल मेहनत की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन ये पूरा मेंटल है। और मेंटल मेहनत जो होती है वो पूरी कंसंट्रेशन पर आधारित होती है, और इस कुंडली में कंसंट्रेशन ही मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है। लग्नपति नीच राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में केमद्रुम दोष से ग्रसित, केतु की दृष्टि से दृष्ट, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो आपके साथ में भी बनी ही हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी एकाएक यहाँ पर आप ना आए, अपना सामान्य पढ़ाई करें और उसके बाद फिर आप इस फील्ड में बढ़ें आगे। सीखना चाहते हैं सीखिए, सूत्रों को इकट्ठा करना चालू करिए, तो वो हेल्प करेगा आपको। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है वो दिव्यांश की है। तो इन्होंने पूरा नाम तो नहीं दिया, लेकिन दिव्यांश जी आप डेट ऑफ बर्थ से मिलाएं और तैयार हैं आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 16 अगस्त 2003 जन्म का समय है रात के 9:03, 21:03। मध्य प्रदेश से ही है ये, खंडवा। मीन लग्न के हैं आप दिव्यांश जी, राशि भी आपकी मीन बनती है, तो लग्नेश और राशि शेख हो गए, पूरी तरह से आप गुरु से प्रभावित है। लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे, अपने पेट का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की परेशानी है, क्या सीए की परीक्षा में सफल हो पाएगा? आपकी कुंडली में बुध जाकर के षष्ठ भाव में बैठे, कंपटीशन भाव का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। 29 अंश पर बाल्यावस्था में, षडबल में भी सूर्य आपके कमजोर है। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा, बुध और शुक्र, देखिए आपकी कुंडली में जो ग्रह बल चाहिए होता है सीए बनने के लिए वो तो कमजोर है। मुझे लगता है कि सीए के क्षेत्र में आप एकाएक ना जाएं, किसी और फील्ड की तरफ जाएं, क्योंकि शुक्र की महादशा आपको चल रही है और मीन लग्न की कुंडली में शुक्र अष्टमपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। अब अष्टमेश की महादशा है तो जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष को प्रदर्शित करती है। अष्टमपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो ये आपको रिसर्चर बनाती है, खोजी प्रवृत्ति का बनाती है। लेकिन सीए का एग्जाम, ज्योतिष क्या है? देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है। सीए का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। लग्न का तो चंद्रमा है आपकी कुंडली में, साथ ही साथ आप मांगलिक भी हैं, थोड़ी धैर्य की कमी, मन का भटकाव मीन लग्न में बहुत ज्यादा होता है। आप पूरी तरह से मीन राशि से प्रभावित है, मन का भटकाव बहुत है। बुध और शुक्र की वो स्थिति नहीं है कि मैं आपको सीए बनने की सलाह दूं। तो सीए बनने का योग तो मुझे इस कुंडली में कमजोरी दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के योग है। नवमांश में शुक्र उच्च का फल दे रहे हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि समय व्यर्थ ना करें। सीए बनने में जो प्रॉब्लम्स है मैं मना नहीं करता हूँ, देखिए, लेकिन मैं जो जन्म कुंडली कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कुंडली में लग्नगत चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना, केतु की दृष्टि का पड़ना, सीए बनना आपकी कुंडली में काफी मुश्किल है, क्योंकि बुध और शुक्र के पास वो बल नहीं है जो चाहिए होता है। तो आप किसी और फील्ड को अगर आप तलाशें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जो जन्म कुंडली है वो पारसमणि तालुकदार जी की। तो आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 25 फरवरी 1997 रात के 9:20 नलवारी, आसाम। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या बनती है। गुरुजी मेरा सरकारी नौकरी कब लगेगी? फिर मैं वही आपसे प्रश्न कर दूंगा कि मेरे कहने बस से लग जाएगी अगर मैं आपको कोई डेट दे देता हूं तो। देखिए चलिए पहले तो ज्योतिष की बात कर लेते हैं। 31 मई 2022 से 25 अप्रैल 2023 तक राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आपको चल रहा था। सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और शतभिषा नक्षत्र में है। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश के साथ ही है। लग्नेश तो वैसे आपकी कुंडली में अस्त, कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में नीच राशि में जाकर के बैठा है। परिवर्तन होने के कारण इनका नीचत्व तो भंग है और दशम भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी राहु में सूर्य का अंतर था 25 अप्रैल तक, मेनली 25 अप्रैल भी नहीं, 97 का जन्म है ना, अक्टूबर 2024 तक अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती तो इस कुंडली में योग चल रहा है, उसके बाद सरकारी नौकरी लगने के योग तो मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि तैयारी, कन्या राशि आपकी थी,
ऑब्वियस सी बात है कि ढैया बाहोती इत्यादि सब आपने देखी ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज से तैयारी करेंगे और 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो निकाल लेंगे, वैसा तो होता नहीं है। तैयारी आपकी कमजोर मुझे दिखाई दे रही है। जो पढ़ाई, पंचम भाव के पास बहुत अच्छा बल ज्ञान है, लेकिन जो कंसंट्रेशन, जो एग्जामिनेशन में जाकर के परफॉर्मेंस देना होता है वो कमजोर है। वहां जब आप जाएंगे तो आपको बनेगा सब कुछ, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप पीछे छट जाएंगे। फिर ऐसे ही लोगों से मैंने सुना कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूट गए, तो वो आपके साथ है। ऊपर से राहु की महादशा का चलना, राहु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। अपना प्रयत्न जारी रखिए। आने वाला 1 साल 1.5 साल तक आप अपना प्रयत्न करिए। अगर आने वाले 1.5 साल में कोई एग्जाम निकलता है और वो आप क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप आगे बढ़िए। प्राइवेट क्षेत्र है आपके लिए, व्यापार इत्यादि के लिए आपकी जन्म कुंडली ठीक है, तो आप उसमें जाना। हालांकि व्यापार तो नहीं, क्योंकि बुध षडबल में बहुत कमजोर है। प्राइवेट क्षेत्र में आपकी जन्म कुंडली मुझे सफल दिखाई पड़ती है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। सूर्य षडबल में बहुत कमजोर है, वो भी क्यों ना, राहु रात का आपका जन्म है और किसी भी ग्रह की दृष्टि से वो दृष्ट नहीं है, तो उनको दिग्बल नहीं मिल रहा है। तो सरकारी नौकरी का योग जो है वो अभी ही चल रहा है। आने वाले 1.5 साल तक अगर आपका प्रयत्न रहा और भगवान ने चाहा तो मिल सकता है, नहीं तो प्राइवेट नौकरी के ही योग इस जन्म कुंडली में ज़्यादा है। आप अपने जन्मस्थान से दूर जाएं, विदेश इत्यादि में जाकर के प्राइवेट नौकरी करना मुझे आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। हनुमान जी इष्ट देवता हैं आपके, तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए और शुक्रवार के दिन कबूतरों को 3 प्रकार का अनाज मिला करके खाने को दिया करिए। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये अदिति जी की है। अदिति 2 दिसंबर 1988 सुबह के 7:08 बजे का इनका जन्म है। जन्म स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। धनु लग्न है अदिति जी आपका। राशि आपकी सिंह बनती है, तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। लग्न का मान 0 अंश है आपकी कुंडली में, तो संभव है कि आप जिस सॉफ्टवेयर में अपनी जन्म कुंडली को अभी तक देखते आई हो वहाँ वृश्चिक लग्न हो, लेकिन धनु लग्न आ रहा है, आने वाले लग्न का प्रभाव ज़्यादा है, उसे ही मानिए। विवाह कब होगा? बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं इन्होंने, तो ये सब तो मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। विवाह कब होगा? आपको पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम में मात्र एक प्रश्न का ही चुनाव होता है। ये सब क्या है कि फॉरेन सेटलमेंट और ये सब चीज़ें, देखिए निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है ये सभी के लिए बनाया गया है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। आप देखते ही होंगे कि कितने लोग शिकायत करते हैं कि कमेंट दिया नहीं हुआ, कमेंट दिया नहीं हुआ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जन्म कुंडलियों का अध्ययन इस कार्यक्रम में करूँ। तो आप भी अगर आपके मन में, देखिए प्रश्नों का तो कोई अंत है नहीं, आपके अगर मन में बहुत से प्रश्न हैं तो आप संपर्क करके जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं। निःशुल्क रूप से कुंडली अध्ययन उन्हीं का हो जिनका मात्र एक प्रश्न हो या जो सशुल्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि सबकी कुंडली का अध्ययन हो, लेकिन अगर इतने आप प्रश्न देंगे तो जो जितने समय में मैं 4 कुंडली देख सकता हूँ उतने में अगर मैं आपकी कुंडली बस एक देखूंगा तो बाकी वो उन 4 के साथ क्या होगा, फिर वो पता नहीं और कितना विलंब करते हैं, कितना उनको विलंब होगा, इंतजार होगा। तो इस कार्यक्रम में अगर आपको दिखाना है तो एक मात्र एक प्रश्न को दीजिए। ये क्या है, एक सेंटेंस में आपने सबको जोड़ दिया है ना, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनको एक प्रश्न की ही जैसा वो लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, तो उसमें से फिल्टरेशन करके सबको रिप्लाई करके वो सबके कमेंट्स को निकालना उनके लिए भी कठिन काम है। तो ये तो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आ गया है। तो विवाह कब होगा? अब 88 का जन्म अभी तक विवाह हुआ क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये जानना होगा। लग्न का तो शनि है, उनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आपकी जन्म कुंडली की पड़ रही है, जिस वजह से आपका विवाह विलंबित है। पंचम भाव, सप्तम भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो सप्तमेश का जाकर के त्रिक भाव में बैठना, वो भी बुध है और अस्त अवस्था में है। तो वैसे तो बुध को अस्त होने का दोष लगता नहीं है, क्योंकि 16 डिग्री पर वो बैठे हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम पर नहीं है। पति के कारक या विवाह कराने वाले जो कारक होते हैं गुरु, वो जन्म कुंडली के 6ठ भाव में 6 अंश पर जाकर के बैठे हुए हैं वृद्धावस्था में, और वो भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु बल जो उनके पास बल होना चाहिए अंश बल से वो कमजोर हो गए, जिस वजह से आपका विवाह काफी ज्यादा विलंबित हो गया है। लग्नगत शनि ने अपना काम किया। सिंह राशि आपकी है। अगर गोचर कुंडली का हम विचार करते हैं तो जो अप्रैल 2023 के बाद में गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा, गुरु अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे मीन से, तब आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग बन जाएंगे। तो आप उस समय पर अपने विवाह का प्रयत्न करिएगा। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके नित्य अपने नहाने के स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डालिए और गुरुवार का व्रत करिए। ये उपाय आप करिए। बाकी इस कुंडली में विवाह होने का जो योग है वो इस वर्ष में बन रहा है 2023 के अप्रैल के बाद में, तो अपना प्रयत्न जारी रखिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था।
आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपका लाभ होता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ये कार्यक्रम और भी लोगों तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इसी प्रकार कराना चाहते हैं तो अपने जन्म का विवरण, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।